हेलो, एम आई ऑडिबल? दिव्यम, श्वेता, वन। यस सर। ओके, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने वन? सर लास्ट मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर पढ़ा था। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मोलारिटी ऑफ आयंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग मोलारिटी ऑफ आयंस। दिव्यम, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हर्षिता, दिव्यम, ये चीजें आप पढ़े हुए हैं। आपको मैंने कहाँ तक पढ़ाया था? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन तक ना? Yes, sir. सर आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ से करना था आज, मतलब अगर मेरे अच्छा अच्छा, सर। तो बस ही कवर अप कर लेंगे जल्दी ही। हर्षिता, यस सर। चलिए ठीक है। तो अभी हमारे पास आएगा, आपके पास मोलारिटी ऑफ आयंस की बात करेंगे हम सबसे पहले। मोलारिटी ऑफ आयंस। हर्षिता, आपने पढ़ा था मोलारिटी? मैंने आपको पढ़ाया था? नो सर, एक्चुअली उस दिन मैं क्लास में प्रेजेंट नहीं। तो आपको मैंने एक क्लास दिया था ना, एक क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? कंसंट्रेशन टर्म सर। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मोल फ्रैक्शन और वॉल्यूम बाय मोलारिटी पढ़ा था हम लोगों ने। नो सर। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वेट, बस तीन। बस तीन ही पढ़े थे हम लोग। यस सर। फर्स्ट एक दिन मैंने आज तक क्लास केमिस्ट्री का एक दिन का ही क्लास लिया है सर। अच्छा, तो उसमें बस तीन ही चीज पढ़ाएगा? यस सर। उसमें और भी होगा ना, मोल फ्रैक्शन वगैरह? नो सर, उस दिन मोल फ्रैक्शन कवर नहीं हुआ था। अच्छा, तो तीन तो बस बहुत ही कम है। 1 आवर की होगी शायद। यहाँ देखिए मोलारिटी ऑफ आयंस। मोलारिटी ऑफ आयंस की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। ठीक है, देखिए मोलारिटी मैं आपके लिए बता देता हूँ हर्षिता। फॉर्मूला क्या होता है मोलारिटी का? कि मोलारिटी इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आ जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन। लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला आता है आपको हर्षिता। यस सर। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकती हैं, फॉर्मूला आता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। ठीक है, तो यस सर। देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मोलारिटी ऑफ आयंस की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को कि अपने पास दे रखा है जैसे 49 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 250 centimeter cube of solution. Calculate molarity of, calculate molarity of, ए पार्ट लिख रहा हूं मैं, H2SO4 का मोलारिटी निकालना है। बी पार्ट लिख रहा हूं मैं, H प्लस का मोलारिटी निकालना है। और सी पार्ट लिख रहा हूं मैं, SO4 -2 का मोलारिटी निकालना है। फटाफट ए पार्ट को निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, मोलारिटी ऑफ आयन सीखने का सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन से। ठीक है, लेकिन इसका जो ए पार्ट है वो नॉर्मल तरीके से होता है, इजीली हो जाएगा। ये करके बता दीजिए कितना मोलारिटी आया, और फिर उसी के हेल्प से बी और सी का मोलारिटी हम लोग निकाल लेंगे।
गुण ए पार्ट हो जाएगा ना? यस सर। जल्दी करके बताइए। दिव्यम, गुण, हर्षिता। स्टैंजिन। बताइए, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो बता दीजिए। सर 0.5 m। हर्षिता, दिव्यम। दिव्यम आप बताइए आंसर फर्स्ट पार्ट का ए। 0.5 m। सर 0.5। चलिए जरा चेक कर लेता हूँ मैं। यस यहाँ सर देर 0.5। ओके, चलिए जरा देखता हूँ मैं। यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यस सर। अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? गिवन मास 49 दे रखा था और H2SO4 का मोलर मास 98 और वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना है। ये 1/2 टाइम्स में चला जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल। 1/4। 1/4। अब आप खुद देखिए, यहाँ 1/2 है और यहाँ 1/4 है, तो 4 ऊपर जाएगा ना? बताइए जरा। आप लोग 2/4 करके और मेरे हिसाब से 0.1 ला रहे हैं, है ना? 0.5 ला रहे हैं। दिव्यम, गुण, हर्षिता। हेलो। ये समझ में आया? यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट का निकल गया है। H2SO4 का आपका क्या मिल गया? मोलारिटी मिल गया। अब H प्लस और SO4-2 का जब भी आयंस का मोलारिटी पूछे आप लोगों को, क्या पूछेगा? आयंस की मोलारिटी पूछे तो इसको हम कर देंगे डिसोसिएट। जैसे क्या होगा कि H2SO4 है तो इसके इक्वेशन को लिखेंगे हम। H2SO4 डिसोसिएट किस में होगा? H प्लस में जाएगा। किस में जाएगा? H प्लस में जाएगा। और किस में जाएगा? SO4-2 में जाएगा। और यहाँ पे हम इसको कर देंगे बैलेंस, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे तो 2H प्लस हो गया। एक्सक्यूज मी सर। प्लस, हाँ हाँ दिव्यम। सर मोलारिटी ऑफ आयंस को हम सब न्यूमेरिकली समझ सकते हैं, मतलब जैसे बाकी उसमें फॉर्मूलेज होते हैं या डेफिनेशंस होती हैं, उस थ्योरेटिकल नहीं होता मोलारिटी ऑफ आयंस? मोलारिटी इसी से निकलेगा ना। जैसे मान लीजिए आपका H2SO4 है तो इसी से कंपेयर करके हम निकालते हैं बेसिकली। अब इसके फॉर्मूला में क्या निकालिएगा आप? यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स होगा
ठीक है, जो जितना बनेगा H प्लस का, ये सारे के सारे एक ही कंटेनर में होंगे ना, तो हमें बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ता है। बात को समझिएगा आप यहाँ पे। H2SO4 का आपने निकाल दिया 2m। दिव्यम, यस सर, सुन रहा हूँ। ये 2m हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपने क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री में क्या मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या है, इसका H2SO4 का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताइए क्या है। H2SO4 का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? सर 2। 1 है बेटा। H2SO4 का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। यस सर, यस अगर सर, मैं 1 है यहाँ पे सर, लिखूं सॉरी। x2, ठीक है, गुण आप बताइए यहाँ पे कि x2 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? सर 1। 1। हर्षिता, x3 का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है सर। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे x2 का पावर 4, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 4। नहीं, कोएफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लाइड टर्म होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाइड टर्म होता है, पावर नहीं होता है कोएफिशिएंट का मतलब। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इधर, आप लोग केमिस्ट्री में उसी कोएफिशिएंट को हम कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए, इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? H2SO4 का 1 है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 मोल ऑफ H2SO4 गिव्स, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 मोल ऑफ H प्लस, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। एंड 1 मोल ऑफ SO4 माइनस 2। बात समझ में आया? 1 मोल ऑफ H2SO4 जो होता है देता है हमें 2 मोल ऑफ H प्लस एंड 1 मोल ऑफ SO4 माइनस 2। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल दे रहा है। ठीक है, तो इसका 1 मोलारिटी, H2SO4 का 1 मोलारिटी इसका 2 मोलारिटी देगा, और इसका कितना देगा? 1 मोलारिटी देगा। लेकिन अपने जो क्वेश्चन में लाया है हमने, वो कितना लाया? ध्यान से देखिए कि इसका जो है आपका H2SO4 का वो 2m है। तो यहाँ पे देखिए, इसके 1 से 2 दे रहा है, तो इसके 2 से 4 देगा कि नहीं? दिव्यम, यस सर। गुण समझ आ रहा है? इसके 1 से ये 2 दे रहा है, तो इसके 2 से ये 4 देगा, और इसके 1 से ये 1 दे रहा है, तो इसके 2 से ये कितना देगा? 2m देगा कि नहीं? यस सर। तो बहुत ही आसान है आपका। अब यहाँ पे ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आयंस वाले में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका H2SO4 का निकल गया तो उससे कंपेयर करके हमारा H प्लस का आ गया 4m, और SO4 माइनस का आ गया 2m। क्लियर है स्टैंजिन? यस सर। ठीक है, ये लिखिए जरा। पानी निकाल के उसको मैं शॉर्ट हो जाए तो बताइएगा।
हेलो, हो गया? यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन ग्राम ऑफ CaCO3 present in 250 centimeter cube of solution. Calculate molarity of CaCO3 Ca plus 2 CO3 minus 2. सर 0.4 m। किसका आया? CaCO3 का। यस सर। ओके, गुण आपने बताया। ओके, हर्षिता, दिव्यम। सर बाकी दोनों का भी 0.4 m ही होगा। ओके, दिव्यम। तो मैं एक सेकंड निकाल। ओके, सर 0.4। ओके, देखिए जरा इधर। अब यहाँ पे 10 ग्राम CaCO3 है। सबसे पहले ए पार्ट निकाल रहे हैं हम लोग, स्टैंजिन। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे खुद देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन में क्या आ जाएगा? मोलर मास। CaCO3 का मोलर मास कितना होता है? 100। कैलकुलेट कर सकते हैं ना आप लोग। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन आर हेयर, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 100। वॉल्यूम कितना आपका? 250 सेंटीमीटर क्यूब। इसको चेंज करेंगे लीटर में तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 1/10 और यहाँ बचेगा 1/4। कितना बचेगा? 1/4। तो यहाँ पे 1/10 अपॉन 1/4 विच मीन्स 4/10 इज इक्वल टू 0.4 m।
अब यहाँ पे देख लेंगे हम CaCO3 है, इसको जब डिसोसिएट करेंगे तो Ca+2 और CO3-2, इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1, राइट हैंड साइड पे 1, CO3 1, CO3 1, कार्बन 1 और 3 ऑक्सीजन, ऐसे भी देख सकते हैं। तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल देता है, इसका 1 मोल देता है, इसका 1 मोलारिटी देखिए, इसका 0.4 m, इसका कितना दे देगा? 0.4 m देगा, और इसका भी कितना दे देगा? 0.4 m देगा, क्योंकि इसका 1 से 1 देता है और इसका भी 1 से 1 देता है। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका कि इसका 0.4 m, इसका भी 0.4 m और इसका भी 0.4 m। दिव्यम? यस सर, सर 0.4 आया मेरा भी। वेरी गुड। स्लाइड चेंज करो। Yes, sir. चलिए, तो आई होप ये मोलारिटी ऑफ आयंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और उसकी नाम है मोलालिटी। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, और उसके नाम क्या है? मोलालिटी है। देखिए, सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की ही बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से देखिएगा, इकलौता कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपका जिसमें डेनोमिनेटर में, ठीक है, क्या आ रहा है? सॉल्वेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? सॉल्वेंट आ रहा है। इकलौता कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें सॉल्वेंट आ रहा है, नहीं तो हर जगह सॉल्यूशन आया है। क्या आया है? सॉल्यूशन आया है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो खुद देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? एक फॉर्मूला आ जाएगा कि मोलालिटी, मोलालिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलालिटी m इज इक्वल टू क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आ जाएगा अपने पास मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसी को हम कहते हैं मोलालिटी। अब इसकी यूनिट की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे? यूनिट की बात कर लेंगे। तो ऊपर मोल्स है और नीचे केजी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल्स पर केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल्स पर केजी। या फिर हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? स्मॉल m लिख देते हैं। जैसे 2 और स्मॉल m लिखा हूं मैं, 2m का मतलब ये हुआ कि 2 मोल्स पर केजी। क्या है? 2 मोल्स पर केजी। और इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ये जरूर लिख सकते हैं हम लोग, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? Solution. 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इकलौता कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका? सॉल्वेंट आ गया। क्लियर है? Yes, sir. लिख लीजिए ये आप लोग। हो जाए तो बताइएगा। हम्म। Sir, हो गया.
हो गया, वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे भी। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है चलिए लिखते हैं हम लोग कि 4.9 ग्राम of H2SO4 present in 2 kg of water. Calculate molality. Calculate molality. दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ फॉलोइंग। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ फॉलोइंग में डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है, आप लोग आंसर फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं। सर वो ऊपर 4.9 ग्राम है। जी 4.9 ग्राम है। सर 1/14 m। 1/14 मुझे और आंसर आने दीजिए गुण। सर सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट में 69% है। 49 है ये, सॉरी, ये आपका 49%, नीचे वाला 25%। दिव्यम आप सब कुछ भूल गए हैं क्या? नो सर मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जो जैसे फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है कि वो 2 किलोग्राम ऑफ वाटर है, तो मतलब वो सॉल्यूशन का एक पार्ट हुआ ना। 2 kg ऑफ वाटर ना। तो ये मतलब सॉल्यूशन का पार्ट हुआ ना वाटर। हाँ हाँ, ये सॉल्वेंट हो गया ना आपका, वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट हो गया, यस सर। और ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट है। दोनों को मिलाएं तो अब एक एसिडिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन बना। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन बन गया। यस सर। ओके, हर्षिता आपका आया यस सर, स्टैंजिन? 10 m आया सर H2 फर्स्ट वाला क्वेश्चन का। 10 m? यस, सॉरी सर 0.1 m। कैपिटल एम स्मॉल एम? स्मॉल m सर। ओके,
तो फर्स्ट का 0.1 है, 0.1 m। चलिए एक बार देख ही लेता हूँ मैं। 0 पॉइंट यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए गिवन मास अपॉन में आ जाएगा आपके पास मास इन केजी। मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा ना यहाँ पे। ये क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है अपने पास वो कितना है आपका, 2 kg। 2 kg है। यहाँ से इसे हटाएंगे हम Yes, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ 10 आ जाएगा और ये 1/20 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 120, तो यानी ये 1/20 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये दोनों डिवीजन करिएगा तो कितना आएगा, जल्दी बताइए जरा। सर 1/40। 1/40 होगा। और ये जब 1/40 आ गया अपने पास तब ये कितना आएगा, 0 पॉइंट, बताइए। कितना आएगा 1/40 इक्वल्स टू सर 0.025। 25। ठीक है, 0.025 m आ गया। अब आप लोगों का 0.1 कैसे आ रहा था ये बताइए जरा मुझे, आपने कैलकुलेशन में क्या मिस्टर, किया था। हाँ तो 4.9 डिवाइडेड बाय 98 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना, तो देखिए आप यहाँ पे तो सर 4 पॉइंट, वो चलिए 9.8 डिवाइडेड बाय 98 हो गया, मतलब 2 जब ऊपर गया तो 9.8 डिवाइडेड बाय 98 हो गया। 9.8 कैसे हो गया, सर 9 पॉइंट, 4.9 डिवाइडेड बाय 98 है ना। देखिए 4.99 डिवाइडेड बाई 98 है, यही है ना। यस सर। यहाँ पे खुद ब खुद देखिए आप, यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 4.9 डिवाइडेड बाई 98 है। ठीक है, इस डेसिमल को हटाएंगे 10 यहाँ आएगा और ये कितना हो गया 1/20 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ आपका 1/20 हुआ कि नहीं दिव्यम। सर बट अब जैसे हमने 4.9 डिवाइडेड बाय 98 किया तो तो 0.5 आया और इनटू 2 करने पे सर 0.1 आ जाएगा। इंटू 2 क्यों करेंगे, ओ सॉरी, इनटू 2 सॉरी, डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब सर 0.1 को डिवाइडेड बाई 2 कर रहा है आपने, तो ये कितना आ रहा है, पहले इसे देखिए, इसे समझिए मैथ्स को। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं वो समझ नहीं पाया मैं। 1/20 का मतलब क्या हो गया, 0.05 होगा कि नहीं, बताइए जरा। यस सर। 1/20 का मतलब 0.05 होगा। और यहाँ पे अगर मास ऑफ सॉल्वेंट 2 kg है तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आएगा 0.025 ही तो आएगा। अब मैं बता रहा हूँ आप कंफ्यूज कहाँ हुए हैं। ये हो गया, ये समझ में आया कि नहीं। यस सर। अब देखिए जरा आप कंफ्यूज कहाँ हुए हैं कि यहाँ पे अगर हम मोलालिटी इज इक्वल टू करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसको मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऐसे लिख सकता हूं मैं, यस सर। बताइए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको दिख रहा है कि 4.9 डिवाइडेड बाई 98 है, डिवाइडेड बाई 2 है कि नहीं, लिख सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट 2 kg है ना। यस अब सर। यहाँ पे खुद देखिए आपको कि बचपन में क्या सिखाया जाता है कि जब ये तो डिवीजन रेसिप्रोकल में हो जाएगा, मल्टीप्लाई वो 1/2 हो रेसिप्रोकल जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खुद ही देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये डेसिमल हटेगा तो 10 यहाँ आएगा और ये कितने टाइम्स में चला जाएगा 2 टाइम्स में। तो 2 जो 4 10 जो कितना हो गया 1/40 हुआ कि नहीं, और यस सर। 1/40 मेरा आया था कि नहीं, इसका मतलब 0.025 m होगा कि नहीं। आप कहाँ गलती कर रहे थे। सर मैं 4.9 डिवाइड इनटू 2 कर रहा था, तो 9.8 नहीं नहीं, डिवाइडेड बाय ऊपर 98 देखिए आया वो था। किस केस में होगा, ध्यान से देखिए वो किस केस में होगा, जब ये वाला अगर डिवीजन ऐसे होता ना तो इस केस में हो जाता, लेकिन इसमें भी 98 ऊपर जाता। अगर इसमें ये होता 98 डिवाइडेड बाई 4.9, अगर ऐसा होता ना तो हो जाता। जब ये रेसिप्रोकल होता है तो 4.9 डिवाइडेड बाई 98 होता कि नहीं, यस सर। Yes. इस केस में होता।
तो आई होप सबको, हर्षिता, दिव्या, मिस टैंजिन, आप तीनों लोगों को समझ में आया होगा। बताइए। Yes. चलिए स्लाइड चेंज करूं। ठीक है, स्लाइड चेंज करके हम आते हैं वापस से। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करिए। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द फॉलोइंग। सर 2 40। फर्स्ट नहीं हो रहा। पहला नहीं हो रहा है? नो सर। चलिए जरा देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है? 49% वेट बाई वेट H2SO4। 49% वेट बाई वेट H2SO4 की जब बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ खुद ही देखिए 49% वेट बाई वेट का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब तो यही है ना, 49 ग्राम ऑफ सॉल्यूट Solid. प्रेजेंट इन 100 grams. 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही है ना? Yes. सर पर अब इसका सॉल्वेंट कैसे ये आएगा? देखिए, हाँ वे एग्जैक्टली आएगा। ये क्या आपका सॉल्यूट है, ये क्या है आपका सॉल्यूशन है। तो हमें पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका? Solution. सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका दिव्यम? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की जब बात करते हैं हम लोग, तो सॉल्यूशन 100 है, ये 49 है, तो सॉल्वेंट कितना आया गया? 51 आया कि नहीं? अब बस सॉल्व कर लेंगे। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जब बात कर रहे हैं, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको कन्वर्ट कर लेंगे केजी में। तो ऊपर दिख रहा है आपको कि ये कितने टाइम्स में जाएगा? 1/2 टाइम्स में जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसी को मैं लिख रहा हूँ 1/2 डिवाइडेड बाई 51/1000। तो 1000 ऊपर चला जाएगा आपका। सबसे पहले क्या होगा वो लिखते हैं। ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू 1000 अपॉन में 51। तो ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? 500 टाइम्स में, यानी 500 अपॉन 51 लिख लीजिए आंसर, या फिर 500 अपॉन में 51 मोल्स पर केजी लिख लीजिए। कितना आसान है, बहुत आसान है कि नहीं? यस सर। सर बी का 8/3 ये हो गया अपने से, ये हम लोग कर लिए, ये लोग कर लिए, और बी गुना आपका 8/3 आया। बाकी लोगों का कितना आया? Sir, एक second. ओके, टेक योर टाइम। सर 2.6 m। 8/3 ही ना? यस सर, मतलब मैंने डिवाइड कर दिया था। ओके, चेक करेंगे अभी हम। हर्षिता आपका? Sir, एक second.
चलिए इधर कितना आया हर्षिता? स्टैंजिन आपसे आ रहा है? सेम आंसर, वेरी गुड। चलिए जरा, तो यहाँ दे रखा है 25% वेट बाय वेट। CaCO3 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ कि सॉल्यूट 25 ग्राम है। सॉल्यूट कितना आपका? 25 ग्राम है। और सॉल्वेंट की जब बात करें तो 100 में से माइनस कर देंगे 25, तो कितना आ जाएगा? 75 ग्राम आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास CaCO3 का कितना होता है? 100 डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट इन केजी। अब ये 4 टाइम्स में चला जाएगा तो ये 1/4 आएगा। और ये 25 3 जा और 25 4 जा। ये सही है? 25 इंटू 4, ठीक है 40। अब यहाँ पे आ गया 1/4 इंटू 3/40 विच मीन्स 40 ऊपर चला जाएगा अपॉन में 4 इंटू 3। अरे ये तो कुछ, एक मिनट रुक जाइए जरा। यहाँ तक सही आया है सबका? गुण, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कितना है? 100। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 75 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 1000। इसको पूरा कर लेते हैं हम लोग ऐसे, 25/100 इंटू 1000 ऊपर कर देते हैं और 75 नीचे ला देते हैं। ठीक है, 75 नीचे ला देते हैं। अब यहाँ से देखिए 25 3 जा 75, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो मेरा तो यहाँ आ रहा है 10/3। 8/3 एम कैसे आ रहा है आप लोगों का? गुण, दिव्यम, 0.3 हमारा था। 0.3 आ रहा था। गुण, 10 दिव्यम, 10/3 को कन्वर्ट किया है डेसिमल में, तो फिर 0.3 हमारा था। नहीं नहीं, वो 3.3 आएगा बेटा। 10 3/10 होता तब 0.3 आता। 0.3 दिव्यम आपका कितना है? 8/3 कहाँ कहाँ कैसे आया 8/3? तो मैं एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ। हाँ चेक करिए। गुण आप भी, गुण, यस सर। यस सर, आ गया 10/3। दिव्यम आप भी देख लीजिए। यस सर, 10/3 आएगा। हाँ हाँ सर, वेरी मैं गुड, वेरी गुड। चलिए जरा आप क्वेश्चन नंबर 3 करिए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ 1 m aqueous सॉल्यूशन। हो गया?
हेलो, calculate mole fraction of solute of 1 m equals solution. So 0.018. Very good. 0.0177 और 0.018. वेरी गुड. ये नीट के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था. गुण आपका हुआ. हर्षिता, स्टैंजिन. नो सर, एक्चुअली लास्ट वाले क्वेश्चन को आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि मैंने वो मोल फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को ये तो हो गया ना. 25% Yes, बाई sir, वेट सी एस ये तो हो गया. चलिए ठीक है, वेरी Yes, गुड. sir, इधर yes. आइए जरा. देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो होता है आपका, किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालने को दे, ठीक है. तो अगर ए और बी प्रेजेंट है अपना यहाँ पे, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स इन द कंटेनर इंक्लूडिंग ए. तो ए प्लस बी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए Into number of प्लस moles of नंबर B. प्लस इंटू नहीं, नंबर ऑफ Yes, sir. प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. वैसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछ देता आपका, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का. ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन जो है उसमें ये दे रखा है कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. मोल फ्रैक्शन को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक्स की तरह लिखा जाता है. Yes. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं आपका कि यहाँ पूछ रहा है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है जिसमें 1 m एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है. एक्वस सॉल्यूशन 1 m दे रखा है. तो देखिए ध्यान से, यहाँ 1 m का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट. क्या है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन बताइए जल्दी जरा. 100 ml of solution. नहीं बेटा, ये क्या है? m का मतलब क्या है? स्मॉल m का मतलब क्या है? Molality. मोलालिटी. तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ 1 kg 1 of kg solution. या फिर 1000 ग्राम ऑफ 1000 सॉल्वेंट होगा कि नहीं? Yes, sir. और चूंकि यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? Liquid. H2O. क्या होगा? H2O होगा. Yes. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का अगर Yes. फॉर्मूला देखें, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो यहाँ पे खुद देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये क्या लिखा है आपका? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 हो जाएगा. और चूंकि वाटर जो सॉल्वेंट है उसका मास कितना है आपका? 1000 ग्राम. तो इससे वाटर का मोल्स भी निकाल सकते हैं हम लोग. Yes. तो बस यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है, और 1 प्लस इसका वाटर का मोल्स कितना हो जाएगा? 1000/18. इसको कैलकुलेट करिएगा तो 0.177 समथिंग आता है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.18 मोल फ्रैक्शन. और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस. यहाँ लिख देता हूं मैं, मोल फ्रैक्शन जो होता है आपका, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस बिकॉज ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, ये फ्रैक्शन है. ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाता है. इसे लिख दीजिए आप लोग. गुण समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड. ये हो जाए तो बताइएगा, नया टॉपिक शुरू करेंगे, नॉर्मैलिटी. हो गया दिव्यम?
यस सर। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। अब हम नए वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी को पढ़ने से पहले, जानने से पहले हम पढ़ते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। जीएम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या ग्राम इक्विवेलेंट यूं कह लीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। और फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को जानने से पहले हम जानेंगे इक्विवेलेंट मास। क्या जानेंगे? इक्विवेलेंट मास। तो यहां ध्यान से देखिए, नॉर्मेलिटी में तीन चीजें है। नॉर्मेलिटी को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और उससे पहले जानना पड़ेगा हमें इक्विवेलेंट मास। तो हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट, ठीक है, वो यही है, इक्विवेलेंट मास। जरा लिखिए इक्विवेलेंट मास, टॉपिक डालिए इक्विवेलेंट मास। हेलो, यस सर। हाँ हो जाए तो बताया करिए इक्विवेलेंट मास। दिव्यम, गुण, चलिए। Yes. तो देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट मास को मैं इक्विवेलेंट को इक्यू लिखता हूँ। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है आपका मोलर मास अपॉन में एक्स, अपॉन में एक्स। इसी को समझना है हमें कि ये एक्स क्या है। ये जो एक्स है आपका, इसको हम वैलेंस फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस फैक्टर कह लेते हैं, या फिर एन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर। मोलर मास तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अब ये हमें समझना है कि ये एक्स का वैल्यू कैसे पता चलेगा। ठीक है, यहां तक फटाफट लिख लीजिए, फिर एक्स पे डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। सर लिख लिया। वेरी गुड। अब देखिए ये जो एक्स है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बड़ा बड़ा एक्स। यहाँ है अपने पास एक्स। अब ये जो एक्स है आपका, अगर आपका जो कंपोनेंट है बेसिकली जिसका मोलर मास निकाल रहे हैं आप, वो अगर एसिड है, तो हम देखते हैं उसमें H प्लस कितना रिलीज किया। H प्लस जितना रिलीज करेगा X की वैल्यू उतनी हो जाएगी। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर HCl लेते हैं हम लोग, तो खुद बताइए गुण, इसमें HCl में कितना H प्लस निकलेगा बताइए? एक H प्लस निकलेगा, एक Cl माइनस निकलेगा कि नहीं? यस सर। तो इस HCl के लिए अगर हम इक्विवेलेंट निकाले, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl इज इक्वल टू होगा मोलर मास अपॉन में x। और इसका मोलर मास तो इजीली निकाल सकते हैं HCl का। और x कितना होगा? x 1 होगा कि नहीं? क्योंकि HCl एक H प्लस देगा। ठीक है, बेसिकली सॉलिड एसिड के लिए हम देखते हैं कि कितना H प्लस देगा। अगर यहीं अपने पास H2SO4 होता तो हमें पता है कि H2SO4 कितना H प्लस देगा। H2SO4 कितना H प्लस देगा बताइए जरा? 2H प्लस देगा कि नहीं? हेलो, अनम्यूट करिए दिव्यम। 2H प्लस देगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास H2SO4 का अपॉन x। और x कितना होगा? 2H प्लस दे रहा है तो कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा कि नहीं? तो अगर इसका निकाले हम इक्विवेलेंट वेट, तो 98 मोलर मास होता है डिवाइडेड बाई 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 49 होगा कि नहीं? 49 होगा कि नहीं? इजी है। तो अगर आपका x निकालना है, ठीक है, और वो एसिड है, तो हम ये देखते हैं कि H प्लस कितना निकालेगा। ठीक है, जितना H प्लस निकालेगा वही उसका क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा। और इन केस अगर ये बेस है,
अगर ये बेस है तो हम उसमें देखते हैं कि कितना OH माइनस रिलीज करेगा, कितना OH माइनस रिलीज करेगा। एज फॉर एग्जांपल NaOH दे रखा है, ठीक है। अब ये डिसोसिएट होगा तो पता है हमें कि Na प्लस और OH माइनस में जाएगा, ठीक है। अब खुद बताइए, आप खुद बताइए कि NaOH लिखा हूं मैं, क्या लिखा हूं? NaOH। इसमें कितना OH है, कितना OH है इसमें? एक। एक है, तो कितना OH देगा? एक OH देगा। तो यस। इसकी इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होगा? NaOH का मोलर मास और डिवाइडेड बाई X कितना होगा? NaOH का X कितना होगा? वैलेंस फैक्टर या एम 1। फैक्टर कितना होगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 OH दे रहा है, एक OH दे रहा है, इस वजह से एक OH दे रहा है, इस वजह से इसका जो वैलेंस फैक्टर होगा, X का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। अगर यहीं पे एग्जांपल ले लेता मैं MgOH का होल ट्वाइस, क्या ले लेता? MgOH का होल ट्वाइस, तो ये क्या होता आपका? Mg प्लस 2 प्लस 2OH माइनस। तो यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट वेट निकालते, इक्विवेलेंट वेट, तो इसका क्या होता? मोलर मास। अब बताइए MgOH के होल ट्वाइस में X का वैल्यू क्या होगा? वैलेंस फैक्टर का वैल्यू क्या होगा? गुण सर 2। 2 हर्षिता, 2 हो जाएगा कि नहीं? तो Yes, sir, मोलर 2। मास कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो इससे मिल जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट। अभी दो चीजें बताया कि एसिड में X का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बेस में X का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कि सॉल्ट में X का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इन केस अगर X है और ये आपका सॉल्ट है, तो X का वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। हम लिखते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज देख लीजिए, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज देख लीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया CaCO3, क्या ले लिया? CaCO3। तो इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या आएगा? Ca प्लस 2 और CO3 माइनस 2 आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं भाई? अब यस यहाँ सर। पे X का वैल्यू निकालना है, तो इस रिएक्शन को देखिए, प्लस वाला भी 2 है और माइनस वाला, हमेशा ये बैलेंस होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। बैलेंस होगा तो एक प्लस में और एक माइनस में, कोई भी एक ले लीजिए, 2 ले लेंगे, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। NO2 दे रखा है, इसमें चेक करना है, इसको जब डिसोसिएट करेंगे तो 2Na प्लस प्लस CO3 माइनस 2। X का वैल्यू निकालना है आपको, या तो नेगेटिव देख लीजिए या फिर पॉजिटिव देख लीजिए। पॉजिटिव Na प्लस, एक पे +1 है लेकिन 2 है, तो टोटल चार्ज 2 हुआ ना, 2 हुआ। और यहाँ पे CO3 माइनस 2 है, तो कोई भी एक देख लीजिए, X का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट वेट इसका निकाल रहे हैं हम लोग, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू इसका मोलर मास विच इज 106 डिवाइडेड बाई X का वैल्यू 2, तो 53 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसका मोलर मास डिवाइडेड बाई ये भी कितना आएगा? 2 आएगा। तो मोलर मास 100 होता है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। आप लोगों ने पिछला स्लाइड लिख लिया था, यस सर। Yes. ये भी लिख लीजिए। हो गया? Yes, sir. ठीक, स्लाइड चेंज करूं। Yes. अब देखिए अपने पास आ रहा है
सबसे पहले फाइंड द बैलेंस फैक्टर ऑफ, कैलकुलेट एक्स फैक्टर या बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर ऑफ फॉलोइंग निकालना है। सबसे पहले H3PO4, दूसरा H3 है, ये भी 3 है, PO3, थर्ड H3PO2। सर तीनों का 3 है। तीनों का 3 है। हर्षिता, Yes. तीनों का 3 है। यस सर, तीनों का 3। 3 सर। आप तीनों लोग भी गलत है, एक सही है इसमें। x इज इक्वल टू यहाँ 3 आएगा, x इज इक्वल टू यहाँ 2 आएगा, x इज इक्वल टू यहाँ 1 आएगा। ठीक है, देखिए होता कैसे है। सबसे पहले ये बताइए, ये आपने देख के क्या डिसाइड किया, ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है? H3PO4 क्या? एसिड। एसिड है, ठीक है, वेरी गुड, एसिड है। तो एसिड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया जितना H प्लस रिलीज करेगा उतना उसका वैलेंस फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाता हूं मैं, डायग्राम बनाते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं हम इसका, और ये हो जाएगा OH, ये भी हो जाएगा OH। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये एक एक्सेप्शन है, तो क्वेश्चन ज्यादातर एक्सेप्शन से पूछता है, और ये एक इनऑर्गेनिक का पार्ट है, इसका डायग्राम वगैरह, इसका ज्योमेट्री वगैरह। फिर इसका जब ज्योमेट्री बनाएंगे हम, तो ये ऐसे हो जाएगा OH, और फिर ये OH, और फिर H हो जाएगा। फिर थर्ड वाले का बनाएंगे तो P डबल बॉन्ड O, ये OH हो जाएगा, और यहाँ डायरेक्टली H हो जाएगा, और ये भी डायरेक्टली H हो जाएगा। अब यहाँ खुद देखिए कि यहाँ क्या था, H3 3 H दिख रहा है आपको, P एक P, और O4 दिख रहा होगा 1 2 3 4। यहाँ 3 H दिख रहा है, P एक दिख रहा है, 3 O दिख रहा है, और यहाँ 2 ही O दिख रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए होता क्या है कि ये वाला H रिलीज होना चाहता है। ठीक है, ये वाला H रिलीज होना चाहता है, तो यहाँ बेसिकली होता क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आपका ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, और इस पे क्या आता है, डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है आपका, ये जो ब्रांच होता है बेसिकली O और H बॉन्ड के बीच में, ये क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर में डिजोल्व करते ही ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है, और यहाँ से H प्लस रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है, H प्लस रिलीज हो जाता है। ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, द बॉन्ड बिकम्स पोलर एंड डिजोल्व, ठीक है, डिसोसिएट, ठीक है, एंड इट गिव्स H प्लस आयन। और यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे भी वही चीज है, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब देखते हैं ना, तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होता है। पता है आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हर्षिता? हर्षिता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? गुण? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। नहीं, गुण आप बताइए। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, दिव्यम? यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? सर जो एटम्स होते हैं उनको बॉन्ड करने की टेंडेंसी, मतलब कितने बॉन्ड, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, यानी बॉन्ड जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको विथड्रॉ करने की टेंडेंसी,
उनको विथड्रॉ करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, ये एक टेंडेंसी होता है, पावर होता है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी। तो फास्फोरस और हाइड्रोजन के पास जो पावर होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की खींचने की, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो सेम पावर से अपने अपने तरफ विड्रॉ करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाता है ऑलमोस्ट। तो ये क्या हो जाता है, पोलर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे 2 ही H प्लस रिलीज होता है, यहाँ पे 1 ही H प्लस रिलीज होता है। इस वजह से यहाँ पे X जो है वो 1 होता है वैलेंस फैक्टर, यहाँ पे X जो है 2 होता है, और यहाँ पे X जो है वो 3 होता है। किस किस को समझ में नहीं आया ये बताइए। हेलो। सर एक बार फिर से बता देंगे? एग्जैक्टली मैं बताऊंगा, देखिए जरा यहाँ पे P डबल बॉन्ड O H O H O H। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये चीजें पता होना चाहिए आपको कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जिन पे चार्ज होता है वो इजीली डिसॉल्व होते हैं आपके वाटर में, सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो सॉल्यूबल नहीं होते हैं जनरली। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। यस सर। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये हो गया कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी। ऑक्सीजन जो होता है पीरियोडिक टेबल में सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके वजह से क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। इसमें चार्ज होगा कि नहीं, चार्ज प्रोड्यूस होगा। और चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो बॉन्ड है वो आपका पोलर हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, लाइक आयनिक कंपाउंड एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, और जब ये वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा ना तो ये इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे H प्लस की टेंडेंसी जो X है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 H प्लस यहाँ से रिलीज होगा। वहीं पे बात करते हैं हम P डबल बॉन्ड O OH OH और यहाँ पे H। इसकी जब बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे तो सेम होगा, तो ये इजिली, जैसे ये तीनों था, इजिली डोनेट कर देगा, H प्लस निकल जाएगा। लेकिन फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम है, तो ये पोलर नहीं हो पाता, इसलिए ये H जो है वो टूटेगा नहीं, डिसोसिएट नहीं होगा। बस 2 ही H प्लस रिलीज होंगे, इस वजह से X इज इक्वल टू 2 आता है। और वहीं पे बात करते हैं इसकी हम, ये OH हो जाए, सॉरी, ये डायरेक्टली H लगा होगा, डायरेक्टली H लगा होगा, तो यहाँ पे खुद देखिए ये निकल जाएगा। लेकिन फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने की वजह से ये डिसोसिएट नहीं होगा, तो X इज इक्वल टू 1। दिव्यम क्लियर है। मेरा डेफिनेशन X का क्या था एसिड के लिए, जो जितना H प्लस लूज करेगा उसका वैल्यू X का उतना होगा। यहाँ मैंने दिखाया कि 3 लूज किया तो X इज इक्वल टू 3, यहाँ X 2 लूज किया इसलिए X इज इक्वल टू 2, यहाँ H प्लस 1 रिलीज किया इसलिए X इज इक्वल टू 1। मैंने ये भी रीजन दिया कि यहाँ 3 क्यों लूज करेगा, यहाँ 2 क्यों लूज करेगा, यहाँ 1 लूज क्यों करेगा। क्लियर एक्सक्यूज है मी सर, जी। तो फॉर एग्जांपल स्कूल्स में ऐसे आते हैं तो हर उसमें हमें बॉन्ड्स बना के देखने होंगे कि एक्स क्या है, या नहीं नहीं, ये एक एक्सेप्शनल केसेज है जिसको बताया तो जाता है। बस एक यही है? ठीक है, हाँ, अगर आगे आया आपको तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस में ओके जो सिलेबस में एक ये डिफरेंट टाइप था इसलिए मैंने डाल दिया था इससे। ठीक है, क्लियर है। ओके सर। यस। आगे बढ़ें, स्लाइड चेंज करूं। यस। चलिए एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, H2SO4 प्लस NaOH, इसको हीट कर रहे हैं मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये दे रहा है NaHSO4 प्लस H2 प्लस H2O। अब इसमें हमें H2SO4 का X बताना है। 2। 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 2
बिल्कुल गलत। गुण, दिव्यम। H2SO4 का एक्स फैक्टर बताना है। एक्स हाँ, एक्स बताना है। स्टैंजिन, सर 2। देखिए यहाँ पे दिव्यम आप 2 कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। एक्स यहाँ पे जो होगा वो होगा 1। ठीक है, H2SO4 का बता रहा हूँ, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये भी एक एक्सेप्शनल केसेज है कि ये जो H2SO4 है ये एक एसिड है, तो ये जितना H प्लस देगा, जितना H प्लस देगा उतना ही X का वैल्यू होगा। ये तो बात क्लियर है कि नहीं आप लोगों में? क्लियर है यस। ना? अब यहाँ खुद देखिए कि यहाँ पे अगर ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हुआ रहता, मतलब यहाँ पे ये H प्लस 2H प्लस दिया रहता और यहाँ पे SO4 - 2 दिया रहता और ये पूरा डिसोसिएट रहता Na प्लस और प्लस OH माइनस गिवन होता, तो यहाँ पे क्या होता आपका? इसमें 2 लगाना पड़ता है, Na2SO4 बनाता और 2H2O बना लेता। यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो हमारे पास जो देता वो देता Na2SO4 प्लस 2H2। ठीक है, कब? जब ये 2H प्लस देता। ठीक है, तब देता जब x इज इक्वल टू 2 होता है। यहाँ पे ऐसे अगर देखिए, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे अपने पास हो क्या रहा है? सबसे पहले ये जैसे रिएक्शन दे रखा था वैसे लिखता हूं मैं। Na जब वाटर में डालेंगे तो ये किस में डिसोसिएट होगा? Na प्लस OH माइनस में जाएगा और ये किस में जाएगा? आपका H प्लस HSO4 माइनस में जाएगा। अब मैं दिखा रहा हूँ ये ऐसे क्यों जाएगा। आपको दिख रहा है ये इस पे कितना चार्ज है? -1 है। इस पे कितना चार्ज है बताइए जल्दी? प्लस प्लस ये दोनों मिलेगा तो क्या ये बनाएगा कि नहीं? NaHSO4 HSO4। अगर HSO4 माइनस और Na प्लस को ऐड करते हैं तो क्या ये NaHSO4 बनाएगा कि नहीं? यस सर। बनाएगा। यस। दिव्यम, यस सर। और यहाँ पे H प्लस जो है आपका वो OH माइनस के साथ कंबाइन होके H2O बनाएगा कि नहीं? बनाएगा ना? यस सर। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये रिएक्शन सही है, यानी H2SO4 में H2SO4 से H कितना रिलीज किया है यहाँ पे? सर 1। 1 रिलीज किया है, तो इस रिएक्शन के लिए X का वैल्यू कितना होगा आपका? इस रिएक्शन के लिए H2SO4 में X का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा कि नहीं? 1। दिख गया आप लोगों को? यस सर। इसे लिख लीजिए। सर डन। वेरी गुड, स्लाइड चेंज कर रहा हूं मैं। यस। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आता है सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट। तो देखिए यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे लिख रहा हूं मैं। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका? गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास।
गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अब ये कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आप लोगों के घर के लिए। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कैलकुलेट। ये लिख लीजिएगा तो बताइएगा आप लोग। सर लिख लिया। पूरा हो गया? यस हो गया। चलिए जरा इसका आंसर भी बता दीजिए। 0.8 ग्राम ऑफ NaOH और 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4। देखिए नेक्स्ट क्लास में अपने पास नॉर्मेलिटी का थोड़ा सा पार्ट बच रहा है, तो आप लोग एकदम टाइम पे रहें सब कोई। स्टैंजिन, यू आर लेट टुडे, और क्लास रेगुलरली अटेंड करें आप लोग ताकि सिलेबस भी अपने टाइम पे पूरा हो। ठीक है हर्षिता, लास्ट sir. क्लास में आप गायब थी, यू आर एब्सेंट। यस हाँ तो कोशिश करिए आप लोग टाइम से क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। ओके चलिए, ये फिर ये क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। पहले वाले का 0.8 ग्राम ऑफ NaOH ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन नहीं अभी हो करना जाएगा। है सर। हाँ एक कर लीजिए 0.8 ग्राम ऑफ NaOH का। सर 1/2। पहले वाले का 1/2 ओके गुना आप बता रही हैं क्या 1/2? यस सर। पहले वाले का 1/2 कहाँ से आएगा, देखिए जरा। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। सर 5 होगा। गिवन मास 0.8 है, इक्विवेलेंट मास किसका, NaOH का। अब NaOH में देखेंगे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास 40 अपॉन में x, इसका कितना होगा, एक देगा OH, तो 40 रख देंगे, तो ये हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, तो 1/50 आया कि नहीं। इसका ग्राम इक्विवेलेंट, इसका यूनिट हो जाएगा 1/50 ग्राम इक्विवेलेंट। हर्षिता समझ में आया आपको? यस तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर। दिव्यम, यस सर, आपकी तबीयत ठीक हो गई? सब बेटर है पहले से। चलिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे थैंक यू सेफ। सर। ठीक है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सर।